आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग सभी जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं सभी को कवर करेंगे। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन। क्या कवर किया जाएगा? मानव जनन के संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग नोट्स वाइज आप लोग उसको कवर सकते हैं। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को उसमें कवर किया गया है। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, यहाँ अपलोड किया जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। या तो आप लोग मानव जनन टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग करते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए MCQ बनते हैं सभी के लिए। ये MCQ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तथा आने वाले कॉम्पिटिटिव CUT एग्ज़ाम के लिए भी ये क्या करेगा, आपके लिए हेल्प रहेगा। या तो आप कहेंगे कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम देंगे जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये क्या करेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। काजे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मानव जनन में देखा जा रहा है कि नर के वृषण में नर हार्मोन्स का स्रावन करने वाली कोशिकाएं हैं। देखिए कहा जा रहा है कि नर के वृषण में नर हार्मोन का स्रावन। अब पहले देखिए नर हार्मोन के इसके ऊपर मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र के ऊपर अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को प्रोवाइड किया जाएगा। या तो कर सकते हैं कि नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो भी आपको इससे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखा जाए कहा जा रहा है कि नर के वृषण में नर हार्मोन, सिंपल सा पहले नर हार्मोन्स कौन सा होता है तो आप लोग उसके जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता रहेगा आप लोग वीडियोस को देखिएगा और क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके जो आंसर रहेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे बताने से पहले इसे आपको जज करने का मौका मिलेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है कि गलत है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नर हार्मोन कौन सा होता है। पहले देखिए टेस्टोस्टेरॉन कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है? ये नर हार्मोन होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती है तो ये होता है नहीं पाई जाती है। अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है तो कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं जो होती है उसके द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का स्रावन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का नर के वृषण में नर हार्मोन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं होती है अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन का स्रावन किया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? सर्टोली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है। देखिए सर्टोली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है तो कहा जाता है कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती है यह वृषण में पाई जाती है। अब वृषण में पाई जाती है तो कहा जाता है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है तो कहा जा रहा है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान, कहा जाता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है? सर्टोली कोशिकाएं का होता है। ये कहाँ पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। वृषण में उसका कार्य क्या होता है? पोषण प्रदान। किसको? वृषण में क्या करता है? वृषण में सर्टोली कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है? ये सर्टोली कोशिकाओं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? वृषण में छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को कहते हैं। कहा जा रहा है कि वृषण में छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है तो कहा जाता है वृषण जाल कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन है? वृषण जाल कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि जो वृषण होती है छोटी छोटी नलिकाओं को वृषण जाल कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो वृषण की नलिका होती है यह अंत में क्या जाती है? सीधी होकर, कहा जाता है कि जैसे ये अंत में क्या जाती है? सीधी होकर एक घने जाल में क्या जाती है?
घने जाल में खुलती है जिसे वृषण जाल कहा जाता है या वृषण जाला कहा जाता है। सिंपल कहा जा रहा है कि जो वृषण में छोटे छोटे नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है, वृषण जाल कहा जाता है। क्वेश्चन के आधार पर भी इसका आंसर आप लोग जज कर सकते हैं। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहा जा रहा है कि मनुष्य में अधिवृषण का निर्माण होता है। कहा जा रहा है कि मनुष्य में अधिवृषण का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए कहा जा रहा है कि मनुष्य में अधिवृषण का निर्माण कहाँ सबसे पहले किस प्रक्रिया में होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है तो किस में होता है, कैपट में होता है। उसके बाद देखा जाता है तो कैपट के बाद किया जाता है तो कार्पस होता है। कैपस कार्पस कौन सा होता है, कैपट के बाद कार्पस होता है। कार्पस के बाद कॉर्डा होता है। कॉर्डा कौन कौन से, कैपस, कॉर्पस तथा कार्डा भाग से मिलकर अधिवृषण का निर्माण हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाता है तो कह कर देखिए तीनों में मिला है तो तीनों को है। उसके बाद क्या कार्पस है, कार्पस के बाद कॉर्डम है, कार्डा है। देखिए तो कौन सा आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या जो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मनुष्य में अधिवृषण का निर्माण होता है, तो एक ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा। देखिए क्या है, कैपट, कार्पस तथा कार्डा भाग में अधिवृषण विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दे तो, देखिए कहा जा रहा है कि यदि पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है तो शुक्राणु का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। तो कहा जा रहा है कि काट देने से शुक्राणु जो होता है या वृषण से शुक्राशय में नहीं पहुंच पाएगा, और अतः हम कह सकते हैं कि वीर्य से शुक्राणु नहीं होगा। कहा जाता है वीर्य में शुक्राणु का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, मनुष्य में मूत्रमार्ग से निकलता है। कहा जा रहा है कि मनुष्य में मूत्रमार्ग से क्या क्या स्रावित होता है। तो देखिए कौन कौन सा आता है, यहाँ पे वीर्य हो गया, उसके बाद मूत्र हो गया, उसके बाद अंडाणु। अब देखिए अब कहा जा रहा है और ऑप्शन नंबर डी क्या है, दोनों। तो कहा जा रहा है कि वीर्य का स्थानांतरण किया जाता है, मूत्र का स्थानांतरण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ए और बी दोनों का श्रावण किया जाता है, अंडाणु का श्रावण नहीं किया जाता, क्योंकि अंडाणु उसका क्या होता है, एक भाग होता है, ना कि उसे श्रावित होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। क्रमशः सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन आपके मेडिकल से संबंधित जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी आपको हेल्पफुल मिलेगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि मानव नर जनन तंत्र में उपस्थित सहायक ग्रंथि कौन सी। देखिए सहायक ग्रंथि की बात किया जा रहा है तो मानव नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथि कौन सी। देखिए शुक्राशय भी होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी होती है तथा काउपस ग्रंथि भी होती है। तो कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि सभी के सभी नर जनन तंत्र के सहायक भाग होते हैं। तो अगर जब सहायक भाग ये सब होते हैं तो आप लोग लैंगिक भाग क्या क्या पाए जाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि नर जनन तंत्र के लैंगिक भाग कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जा रहा है कि नर में शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने वाली ग्रंथि है। कहा जा रहा है नर में शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। तो नर में शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने वाली ग्रंथि, देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। तो जो ऊर्जा प्रदान करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, ये शुक्राशय होती है। कहा जा रहा है कि शुक्राशय में शुक्राणुओं को, कहा जाए तो शुक्राशय में शुक्राणुओं को जो होता है उसको एटीपी के रूप में, किस रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब अगला कहा जा रहा है एटीपी के रूप में कहा जा रहा है कि जो इसमें जो शुक्राणु होते हैं उसमें शुक्राशय में ऊर्जा प्रदान होता है, किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। आप लोग एटीपी का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वीर्य में अम्लीय द्रव का श्रावण कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है। तो वीर्य में अम्लीय द्रव का श्रावण
कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो वीर्य का स्थानांतरण प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इसके आ जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा श्वेत एवं हल्के अम्लीय कहा जाता है। ये क्या है? श्वेत तथा हल्के अम्लीय कौन सा? इसका पीएच मान देखिए क्या है? हल्के अम्लीय इसका पीएच मान होता है, देखिए पीएच मान जो होता है इसका लिखा जाता है तो 6.1 से 6.5 होता है। तो अगर देखा जाता है तो आप लोग बताइएगा कि 6.1 से 6.5 को पीएच मान क्या दर्शाता है? अम्लीय दर्शाता है कि क्षारीय दर्शाता है या उदासीनता को दर्शाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि वीर्य में अम्लीय द्रव का स्रावण कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जा रहा है, इसमें देखिए काउपर ग्रंथि भाग है। काउपर्स ग्रंथि किसका भाग होता है? तो कहा जा रहा है कि मानव के नर जनन तंत्र का भाग कौन सा होता है? काउपर्स ग्रंथि होती है। कहा जा रहा है कि मानव में एक जोड़ी क्या पाई जाती है? एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथियां पाई जाती है जो नर जनन तंत्र का भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को एक एक कर आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड्रोजन्स कहा जाता है, एंड्रोजन्स स्रावित होता है। कहा जाता है एस्ट्रोजन जो होता है यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि काउपस की ग्रंथि को हटा दिया जाए तो प्रभावित होता है। यदि काउपस की ग्रंथि को हटा दिया जाता है तो क्या प्रभावित होता है? तो कौन सा प्रभावित होता है? शुक्राणु जो होता है इसके द्वारा प्रभावित होता है। कहा जा रहा है कि इस ग्रंथि से स्रावित एक बूंद क्षारीय द्रव, कहा जाता है कि इस ग्रंथि से क्या जाता है? एक बूंद क्षारीय द्रव, कौन सा? क्षारीय द्रव। क्षारीय द्रव का अभी पीएच मान बताया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्षारीय द्रव का पीएच मान कितना होता है। किसमें? जो काउपस ग्रंथि की होती है उसका बताना है, ना कि किसी और का। कहा जा रहा है कि इस ग्रंथि से स्रावित एक बूंद क्षारीय द्रव मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करती है। कहा जाता है कि ये जो क्षारीयता रहती है यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या कर देती है? धीरे धीरे नष्ट कर देती है, जिसके द्वारा स्रावण न होने की स्थिति में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वीर्य का तरल भाग शुक्रिय द्रव निर्मित होता है। कहा जाता है कि वीर्य का तरल भाग शुक्रिय द्रव निर्माण करता है। किसके द्वारा करता है? देखिए कौन सा आता है इसमें। क्वेश्चन देखिए क्या? शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, मूत्रमार्ग होता है, बर्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कैसा देगा? देखिए ए और बी दोनों, एक दो चार, मतलब देखिए इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा। इसके पहले ऑप्शन सिर्फ 4 दिया था, लेकिन ये कहा जाता है कि जब आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनते हैं तो आप क्वेश्चन के आधार पर फिर क्वेश्चन का नाम दिया गया है। तो एक ऐसे क्वेश्चन क्या रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो और रहेंगे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें कहा जाता है देखिए वीर्य का तरल भाग किसके द्वारा होता है? शुक्राशय के द्वारा भी होता है। उसके बाद कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा भी होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ साथ कहा जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी होती है। तो इसके द्वारा कहा जाता है ये सभी के सभी क्या कहते हैं? स्रावित तरल पदार्थ का उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें मूत्र मार्ग का कोई भी योगदान नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 छोड़कर ऑप्शन नंबर 3 देखिए इसमें भी है, इसको कट कर दीजिए। इसमें 3 है नहीं, इसमें कहा जाता है कि ए दो। तो कौन सा बचा है? ऑप्शन नंबर बी जो है पहला, शुक्राशय, प्रोस्टेट तथा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का कार्य क्या होता है? वीर्य का तरल भाग या शुक्रिय द्रव का निर्माण करने का होता है, या शुक्रिय द्रव का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? शुक्राशय का होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का होता है तथा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? तो नर सहायक ग्रंथि की बात किया जाता है। देखिए शुक्राशय भी नर सहायक ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी होती है। अभी वो क्वेश्चन देखा गया तो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी होती है। तो कौन सी नहीं होती है? तो अगर जो नहीं, देखिए जो बोला गया यहाँ पर नहीं है, तो
ये सभी के सभी तो है, तो इन सभी को छोड़कर जो नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या 40 का क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पुला या तुम्बिका ये किसका भाग होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये तुम्बिका तथा एम्पुला किसका भाग है, नर का भाग है या मादा का। तो सिंपल सा कि नर का तो नहीं है, तो कौन सा जगह ये मादा का जगह, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा रहा है, स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं। स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि परिपक्व ग्रंथि, कहा जा रहा है कि इसमें देखिए स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही अंडाशय से अंडाणु का मुक्त होने की क्रिया होती है तो कहा जाता है कि जो परिपक्व ग्रंथियल, कहा जाता है कि जो परिपक्व ग्राफियन पुटिका से अंडाणु मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। कि अंडोत्सर्ग अंड देखिए इसका संधि विकसित करेंगे, अंड प्लस क्या जगह उत्सर्जन, कहा जाता है कि अंड का उत्सर्जन करने का कार्य किसका होता है, अंडोत्सर्ग का होता है। ये कहा जाता है कि जब परिपक्व ग्राफियन पुटिका से ही क्या होता है अंडाणु मुक्त होती है, जिसी को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि कार्पस ल्यूटियम कहाँ उपस्थित होता है। तो कार्पस ल्यूटियम अंडाशय में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम उपस्थित होता है। तो अंडाशय जो होता है यह नर जनन भाग होता है या मादा जनन भाग होता है, और लैंगिक भाग होता है कि सहायक भाग होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17, स्त्री में अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है। कहा जा रहा है स्त्री में अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना का निर्माण होता है। तो इसमें कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम संरचना का निर्माण होता है। तो कहा जाए अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका एक पीली तथा ग्राफिल, कहा जाता है कि एक पीली तथा ग्रंथिल रचना कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। तो कौन सा बन जाती है, तो कहा जा रहा है कि ग्रंथिल रचना कार्पस ल्यूटियम बनाती है। ये किसके द्वारा होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है, जो ग्राफियन पुटिका के द्वारा फटने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 80 के देखिए, कहा जा रहा है कि इस स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। कहा जा रहा है कि स्त्रियों में अंडोत्सर्ग होता है या किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का कहा जा रहा है कि आप लोग जब आपको अंडोत्सर्ग मादा जननतंत्र में अंडोत्सर्ग की क्रिया बताया जा रहा है तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि FSH तथा LH हार्मोन जो होता है, एक देखिए FSH तथा LH हार्मोन्स का फुल फॉर्म तथा एक किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 का इन दोनों का फुल फॉर्म तथा एक किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 90, पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था की अवधि होती है। कहा जा रहा है कि पश्च अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है, अग्र होती है, मध्य होती है तथा पश्च होती है। अब कहा जाता है कि इस क्रिया में कहा जाता है पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था की अवधि होती है, कितना होती है, 15 से 28 दिन तक होती है। तो कहा जा रहा है कि मासिक चक्र के पश्च अंडोत्सर्ग की प्रावस्था जो होती है यह 15 से 28 दिन के मध्य की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अंडवाहिनी रोमाभिकीप में उपस्थित अंगुलीनुमा उभारों को क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि अंडवाहिनी के जो रोमाभिकीप की जैसी संरचना होती है उसमें अंगुली के कहा जा रहा है उपस्थित अंगुलीनुमा उभारों की संरचना को क्या कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा फिम्ब्री। फिम्ब्री जो होती है यह अंगुलीनुमा उभार के जैसा प्रतीत होती है। तो कहा जा रहा है कि रोमाभिकीप के किनारों पर अंगुली के समान अनेक उभार होते हैं, जिसे झालर या फिम्ब्री कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, झालर या फिम्ब्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, अंडवाहिनी का कौन सा सिरा गर्भाशय में खुलता है। कहा जा रहा है कि अंडवाहिनी में का कौन सा सिरा गर्भाशय में खुलता है। इन सभी के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपकी इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक को प्रोवाइड कर दीजिएगा, जहाँ से आप लोग इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव है, सभी को वहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि सभी को एकदम बिल्कुल डीप में पढ़ाकर आप लोगों को समझा कर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कहते कि अंडवाहिनी का कौन सा सिरा गर्भाशय में खुलता है, तो अंडवाहिनी का कौन सा सिरा गर्भाशय में खुलता है, तो ये संकीर्ण पथ कहा जाता है कि संकीर्ण पथ जो होता है यह अंडवाहिनी का अंतिम सिरा होता है जो गर्भाशय में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का देखिए, अंतःस्रावण या एंडोमेट्रियम किससे उपस्थित होता है, कहा जाता है कि अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम किससे संबंधित होता है, तो कहा जा रहा है कि अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम संबंधित होता है, तो एक गर्भाशय से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, गर्भाशय से संबंधित होता है। कहा जाता है कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक सतह को अंतःस्तर या एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है। इसी को क्या अंतःस्तर या एंड्रोएस्ट्रियम कहा जाता है, जो गर्भाशय से संबंधित होता है। गर्भाशय नर जनन अंग का भाग है कि मादा जनन भाग, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निषेचित अंडे का परिवर्धन होता है, कहा निषेचित अंडे का जो परिवर्धन होता है वह कहाँ पर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि गर्भाशय में होता है। कहा जाएगा कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक सतह को देखिए क्या है, निषेचन अंडे का परिवर्धन कहाँ पर होता है, तो निषेचन के बाद निषेचित अंड को और दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है युग्मनज। क्या जाता है, जब दो युग्मक क्या जाता है, दो युग्मक कौन कौन से, नर और मादा युग्मक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो कहा जाता है निषेचन के बाद निषेचित अंडा युग्मनज या गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यह क्रिया क्या कहलाता है, इसका परिवर्धन होता है। कहा जा रहा है कि निषेचन के बाद एक कहा जाता है कि निषेचन के बाद जो युग्मनज होता है या गर्भाशय की ओर धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता रहता है, इस क्रिया को कहा जाता है परिवर्धन होता है। तो कहाँ पर होता है, इसको कहाँ से, गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो योनि के द्वार पर बल्बोइरुथुलर ग्रंथियां पाई जाती है। ये कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, स्तन ग्रंथि में उपस्थित पालिका में स्थित दुग्ध ग्रंथि को क्या कहते हैं, कहा जा रहा है कि स्तन ग्रंथि में उपस्थित पालिका में स्थित दुग्ध ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि स्तन की पालिका अंगुली के गुच्छे की भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियां होती है, जिसे कूपिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूपिका कहा जाता है। कि स्तन ग्रंथियां के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, मादा में यौवनारंभ की लगभग आयु होती है, कितनी होती है, देखिए यौवनारंभ की आयु लगभग में 12 से कितना साल तक होती है, 12 से 16 साल तक होती है। इस काल को यौवनारंभ काल कहा जाता है, या तो कह सकते हैं कि किस में कहा जाता है 11 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ये प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि मादा में यौवनारंभ की लगभग आयु कितनी होती है, 11 से 12 साल। लेकिन जब कहा जाता है कि नर में कितना होती है, तो ये कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि नर का यौनारंभ कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए क्या है, स्तनधारियों में ग्राफियन पुटिका के किस भाग से एस्ट्रोजन स्रावित होता है। कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में ग्राफियन पुटिका के किस भाग से एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में ग्राफियन पुटिका के किस भाग से एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो क्या इंटरनल थीका से, कहा जाता है इंटरनल थीका से एस्ट्रोजन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्त्रियों में रुधिर स्राव चक्र का विराम अवस्था या समाप्ति को क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि स्त्रियों में रुधिर स्राव चक्र का विराम अवस्था या जिसको समाप्ति काल कहा जाता है, या क्या हो जाता है, इसी क्रिया को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। यह लगभग में 50 से 55 वर्ष तक स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के 28 दिन के आर्तव चक्र को में अंडोत्सर्ग होता है। कहा जाता है कि मनुष्य के 28 दिन के
आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, कितना दिन के बाद होता है? तो कहा जा रहा है कि जब देखा जाए 28 दिन की आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है यह देखा जाता है तो 14वें दिन होती है। कब होती है? 14वें दिन होती है। तो कहा जा रहा है कि प्रायः आर्तव चक्र के 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखा जा रहा है कि मनुष्य मादा के जन्म के समय उसके उसके अंडाशय में 20 लाख अपरिपक्व अंड होते हैं। इसमें से कितने अंडे मादा के संपूर्ण जननी काल में परिपक्वता से को प्राप्त होते हैं? कहा जा रहा है कि सिंपल से क्वेश्चन को समझिए, मनुष्य के मादा के जन्म के समय उसके अंडाशय में लगभग 20 लाख अपरिपक्व अंड होते हैं। इसमें से कितने अंड मादा के संपूर्ण जननी काल में परिपक्वता को प्राप्त करते हैं? तो कहा जा रहा है कि स्त्री प्रतिवर्ष लगभग में, देखिए स्त्री प्रतिवर्ष क्या देती है? 12 से 13 क्या देते हैं? सिंपल सा कहा जा रहा है कि 12 से 13 का मतलब क्या है? अगर देखा जा रहा है कि एक महीने में लगभग में 28 दिन तक आर्तव चक्र चलता है। तो कहा जा रहा है कि एक महीने में कहा जाता है एक महीने में एक बार, तो लगभग में देखा जाता है तो पूरे के साल में कितना होता है? 12 महीना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरे के पूरे साल में कितनी बार स्रावित होता है? 12 से 13 बार। तो कहा जाता है इसकी आयु कितनी तक होती है? लगभग में यह 55 साल। अगर मान लीजिए इसी को हम कितना 50 साल मान ले रहे हैं रेशियो में, तो कहा जा रहा है कि 12 पचे 60 कितना आ जाएगा? 600। तो कहा जा रहा है इसी को लगभग में लिखा जाता है। तो पूरी की 12 एक कहा जा रहा है कि एक साल में 12 या 13, तो बोला जा रहा है 50 से 55 साल में एक रेशियो की बात किया जा रहा है। तो लगभग में 600 अंडोत्सर्ग की आवश्यकता होती है, या कहा जाता है कि उतना स्रावित होता है। तो इस ऑप्शन के आधार पर 600 के आधार पर देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है तो ऑप्शन 5000 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, 2000 भी नहीं है, तो लगभग में कितना जगह 500 हो सकता है। तो इस आधार पर देखा जाएगा तो 500 2 लाख में सिर्फ एक अपरिपक्वता, जिसमें से परिपक्वता की बात किया जाता है 500 मादा के संपूर्ण जननी काल में परिपक्वता को प्राप्त करती है। कितने अंडोत्सर्ग? 500 अंडोत्सर्ग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और समय आपका बहुत ही नज़दीक है, जिसे आपको प्रतिदिन एक एक चैप्टर का फुल मैराथन के क्लास के द्वारा आपको वीडियो दिया जाएगा, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी को आप लोग एक एक कर कवर करिए। देखिए कहा जाए कि शुक्र जनन किन कोशिकाओं में होता है? कहा जा रहा है कि शुक्र जनन किन कोशिकाओं में होता है? तो कहा जा रहा है कि शुक्र जनन जो होता है यह किन कोशिकाओं में होता है? तो यह जननी उपकला कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शुक्र जनन में प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनती है। कहा जा रहा है कि शुक्र जनन में प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनती है। तो कहा जा रहा है कि इसमें शुक्र जनन में प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनती है। कहाँ पे बनती है? कहा जा रहा है कि गुणन प्रावस्था में प्रथम जननी कोशिकाएं बनती है। किस अवस्था में? प्रथम गुणन अवस्था में जननी कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं होती है। शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो इस आधार पर देखा जाता है तो क्या कहलाती है? वह शुक्राणु कोशिकाएं कहलाती है। कहा जाता है कि शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? शुक्राणु कोशिकाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शुक्र जनन की प्रक्रिया के पश्चात कितनी अंडाणु कोशिकाएं बनती है? कहा कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के पश्चात कितनी अंडाणु कोशिकाएं बनती है? तो 4 अंडाणु कोशिकाएं बनती है। कहा जा रहा है कि देखिए अगुणित कोशिकाओं से कहा जा रहा है शुक्र जनन में देखिए सिंपल सा है कि जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितने 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसीलिए एक इसमें कौन सा विभाजन होता है? देखिए अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, जिसमें लगभग में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, या 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अग्रपिंडक में होता है। कहा जा रहा है कि अग्रपिंडक में क्या होता है? तो अग्रपिंडक में पाचक एंजाइम होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को धीरे धीरे क्या करते हैं? नष्ट करते हैं।
अग्रपिंड क्या होता है, एक आ जाता है कि अग्रपिंड किसका भाग होता है। तो देखिए नर जनन तंत्र का जो शुक्राणु की संरचना का निर्माण कर देखेंगे तो एक कहा जाता है ये जो अग्रपिंडक होता है ये किसका बना होता है, एक क्रोमोसोम का बना होता है। तो कहा जाता है ये सबसे पहले जाता है। तो निषेचित अंडे को जैसे ही अंडाणु में स्थानांतरित होता है तो उसकी पहली परत को स्रावित करने के लिए उसमें कौन एंजाइम पाया जाता है। इसी यही एंजाइम क्या करता है, जाकर अंडाणु की कोशिकाओं को धीरे धीरे क्या करता है, ये नष्ट करने लगता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसका उपयोग, इसकी पाचक एंजाइम का उपयोग निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। एक शुक्राणु में आनुवंशिक भाग होता है। कहा एक शुक्राणु में आनुवंशिक भाग होता है तो यह आनुवंशिक भाग किसका बना होता है या क्या होता है। तो कहा एक शुक्राणु में आनुवंशिक भाग शीर्ष पर होता है। कहा जा रहा है कि आनुवंशिक भाग कहाँ पे होता है, उसके शीर्ष पर होता है। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि शीर्ष वाले भाग में शुक्राणु का बड़ा व अग्रुत केंद्रक होता है। कहा जाता है कि केंद्रकों की बात कहाँ पे हो जाता है, यह शीर्ष भाग में होता है। इसके मध्य वाले भाग में क्या जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है इसको ऊर्जा प्रदान करने का होता है और पुच्छ इसको गति प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर इस भी कहा जाता है कि शुक्राणु की संरचना को आप लोग नहीं देखें तो इसके ऊपर वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देखकर और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में अभी आपको बताया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो शुक्राणु को मादा योनि में गति के लिए ऊर्जा प्रदान करने का होता है। कहा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है शुक्राणु को गति प्रदान करने का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए, निम्नलिखित में से अंड जनन प्रक्रिया के चरण है। अंड जनन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि देखिए वृद्धि प्रावस्था में होता है, गुणन प्रावस्था में होता है, परिपक्व प्रावस्था में होता है। तो कहा जाता है ये सभी के सभी जो होते हैं, ये सभी के सभी अवस्था अंड जनन की प्रक्रिया में क्रमशः होती है। जो कहा जाता है कि वृद्धि होती है, गुणन होती है, परिपक्वता प्रावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 39 के देखिए, ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है। कहा कि ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है। तो ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण देखा जाता है तो अंड जनन में होता है। कहाँ पे होता है, अंड जनन में होता है। कहा जाता है कि अंड जनन की अर्धसूत्री विभाजन सिंबल देखिए, जब जब कहा जाएगा कोशिकाओं में, किसमें, जनन कोशिकाओं में, तो उसमें कौन से विभाजन की प्रक्रिया होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो कहा जा रहा है कि अंड जनन की अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया में पहले प्राथमिक ध्रुव कोशिका तथा बाद में द्वितीयक ध्रुव कोशिकाएं बनती है। प्राथमिक कोशिकाएं बनती है, उसके बाद द्वितीय कोशिका ध्रुवीय कोशिकाएं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है कि अंड जनन में कहा जा रहा है कि अंड जनन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, देखिए प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या कहलाता है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्राथमिक अंड कोशिकाओं में होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो कहा जाता है कि अंड जनन में जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है यह प्राथमिक अंड कोशिका में बनता है। इस प्रकार से मानव जनन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं सभी को कवर किया गया है। इसके बाहर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा और यही क्वेश्चन आपके आने वाले क्या किया जाए मेडिकल कॉलेज में या बीएससी में, या तो आप कोई भी नर्सिंग कॉलेज का पेपर देंगे उसमें इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेगा। इस प्रकार से आप प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जिसके द्वारा और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि इस 40 के 40 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आप लोग 21 है तो 21 आप लोग 21/40 लिखिए। अगर आपको 30 आ रहा है तो 30/40 लिखिए। तो आप मतलब 40 में कितना सवाल आपको आ रहा था, कितना आपको सही आ रहा था, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हमको इतना में से इतना 40 में से कितना आ रहा था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस समय इन सभी चैप्टर के ऊपर महामैराथन और पार्ट वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं थियोरी पोर्शन को और बहुविकल्पी क्वेश्चन को। हम प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर को लाकर आपके पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इस शिक्षा से वंचित न रह पाए। मेरा
परम उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा इस वातावरण में अब बिना पढ़ाई के नहीं रह पाएगा। क्यों कि जो जितना शिक्षा उस शेरनी का दूध होता है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आप लोगों को अगर निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।